करें। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी? नमस्ते हमारे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं एक अर्जेंट काम से बाहर गया था, मैं अभी जस्ट वापस आया हूं। ठीक है जी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? प्रतिशत। ठीक है। पेन कहाँ गया हमारा? हम्म, ये रहा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 32 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसमें होगा सवाल नंबर 33। एक शर्ट की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है, फिर 12% की कमी हुई, एक बार फिर 8% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज क्या होगा शर्ट के प्राइस में। सबको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। और दोस्तों उस पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। एक शर्ट की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है। ठीक है ना, सुनते रहिएगा। एक शर्ट की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है, फिर 12% कम की जाती है, फिर शर्ट जो की कीमत 12% कम की जाती है, कम करते माइनस, फिर एक बार शर्ट की कीमत वापस 8% बढ़ाई जाती है, फिर शर्ट की कीमत 8% बढ़ाई जाती है। तो आपसे पूछा शर्ट के प्राइस में नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या है। यानी कि आपको सवाल में कुछ नहीं करना, 15 माइनस 12 और 8% का नेट चेंज निकालना है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये आप रेशियो से भी निकाल सकते हो बच्चों, और इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताया है कि आप ना पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लो। एक्स परसेंट और वाई परसेंट का नेट चेंज क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ऐसा नहीं कि आप तीनों के लिए फॉर्मूला लगाओ, दो दो का करके कर लो तो भी आसान रहेगा। आप पहले 15 और माइनस 12 का नेट जो है इफेक्टिव निकाल लो। क्या आ जाएगा बेटा? 15 माइनस 12 माइनस 15 गुणा 12 बटे 100। 15 माइनस 12 माइनस 15 गुणा 12 बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है। 15 गुणा 12 180, 180 को 100 से भाग करेंगे तो 1.8 आएगा। 15 माइनस 12 3, 180 बटे 100 1.8। 3 में से 1.8 घटाएंगे तो 1.2% आ जाएगा। तो बच्चों आ गया 1.2%। क्लियर है? 15 माइनस 12 का। अब आप 1.2% और ये तीसरा क्या 8%, आप 1.2 और 8% का जो है नेट परसेंटेज चेंज निकाल दीजिए। देखो मेरे भाई, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि आंसर डिक्रीज वाला नहीं आएगा मेरे दोस्तों, आंसर केवल पॉजिटिव आएगा, इंक्रीज वाला। या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। अब एक्स और वाई का नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? पूरी दुनिया जानती है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 1.2 प्लस 8 प्लस 1.2 गुणा 8 बटे 100, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? अब 1.2 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9.2। और देखो ये कितना आएगा? 9.6 बटे 100, बहुत छोटा सा आएगा। यानी कि अप्रोक्स आपका जो आंसर है क्या 10% क्रॉस करेगा? नहीं। यानी कि आपका आंसर 10% से छोटा ही रहेगा, तो आंसर क्या हो गया फिर? बी ऑप्शन। ठीक है ना? ये जो वैल्यू आएगी 1.8 प्लस 1.2 प्लस 8 कितना है? 9.2, और थोड़ा सा और हो जाएगा ये, तो 9.3% के करीब आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे भाई फिर यहां पर? बी ऑप्शन। अप्रोक्स कैलकुलेशन करना सीखिए। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ठीक है। देखो ये सवाल करने के लिए पहले आपको इसका पुराने जो लेक्चर है वो पढ़ने पड़ेंगे मेरे भाई।
चलें आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे भाई अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 34। ये बताइए सवाल नंबर 34 जो आपके सामने है, आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ है एज इट इज। आरपीएफ कांस्टेबल मैं कहूं पूरे परसेंटेज चैप्टर में अगर रेलवे ने कोई सवाल सबसे ज्यादा सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है तो यही वाला है। पूरे प्रतिशत चैप्टर में अगर रेलवे ने कोई सवाल सबसे ज्यादा रिपीट करके पूछा है तो यही वाला है सवाल नंबर 34। बताइए मेरे भाई, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 15%, 25%, 35% इन 3 सक्सेसिव मंथ बट इंक्रीजेस बाय 40% इन दी 4th मंथ। ईंधन की कीमत देखो, ईंधन का प्राइस पहले 15% कम किया जाता है, फिर 25% कम किया जाता है, फिर 35% कम किया जाता है 3 महीने, लेकिन चौथे महीने में ईंधन का प्राइस कितना 40% बढ़ाया जाता है। सवाल यह है कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, यानी कि 4 महीने में ईंधन के प्राइस में कुल कितने परसेंट का चेंज आया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इन सब का नेट परसेंटेज चेंज निकालना है कि कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले 3 महीने ईंधन का प्राइस 15, 25, 35% कम होता है, चौथे महीने 40% बढ़ता है, यानी कि यहां पे 4 परसेंटेज हैं। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे मेरे भाई तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ यहां रेशियो बेस्ट है कि ये सारी ऐसी परसेंटेज है कि इनकी रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बन जाएगी। आप देखो पहले महीने ईंधन का प्राइस कितना कम होता है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20, यानी कि ईंधन का प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 3 कम होकर कितना हो जाएगा पहले महीने 17। दूसरे महीने ईंधन की कीमत कितनी कम होती है 25%, यानी कि 1/4, 1/4, यानी कि ईंधन का प्राइस अगर 4 था तो 4 से 1 कम होकर कितना हो जाएगा बच्चों 3। तीसरे महीने ईंधन का प्राइस कितना कम होता है 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/20। देखो 5% 1/20, 5% का 7 गुना 35% 7/20, यानी कि ईंधन का प्राइस अगर 20 था तो 20 से 7 कम होकर कितना हो जाएगा 13, कम हो रहा है। लेकिन चौथे महीने ईंधन का प्राइस 40% क्या हुआ बढ़ गया। तो आप बताओ 20% कितना होता है 1/5, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू दुगनी आएगी 2/5, बढ़ गया यानी कि प्लस। तो चौथे महीने अगर ईंधन का प्राइस 5 था तो 5 से 2 बढ़ के कितना हो गया भैया 7 हो गया। क्लियर है। इन सब की सीधी सीधी क्या करनी है आपको गुणा, और जो कट रहा है तो वो काट लो। कुछ कट रहा है क्या यहां पे, कुछ भी नहीं कट रहा। जब कुछ नहीं कट रहा तो सीधी सीधी क्या कर लेंगे गुणा। तो आप मुझे बताओ 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 80 की 100 में गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 8000। सक्सेसिव का मतलब ही क्या है सीधी सीधी गुणा। ऊपर गुणा करके क्या आएगा बताइए बच्चों, अगर आप ऊपर गुणा करोगे तो 17 की 3 में गुणा करो तो कितना आएगा 51 गुणा, और 13 की 7 में गुणा कर लेते 91, यही हो गया। तो मुझे 51 की 91 में गुणा करने, देखो गुणा करने का आसान तरीका क्या है 17 × 51, 13 × 7 = 91। आप 51 को शॉर्ट में ऐसे लिख लो 50 + 1 लिख सकते हैं ना 51। देखो 91 की 50 में गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा भैया 5 एकम 5 और 9 पंजे 45, यानी कि 4550 आ गया। ठीक है भाई, और 91 की 1 में गुणा होगी प्लस 91, तो कितना आ गया मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 4641, 4641 आ गया, यानी कि ऊपर गुणा करके आ गया 4641। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ गया, यानी कि ये ईंधन की अगर किसी फ्यूल की स्टार्टिंग में प्राइस अगर 8000 थी तो इस हिसाब से जब 4 महीने में चेंज हुआ तो 4 महीने बाद उस ईंधन की फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी 4641। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का क्या आ गया मेरे भाई रेशियो आ गया, यानी कि ईंधन का प्राइस 8000 से 4641 हो गया, यानी कि क्या हो गया घट गया। क्या हुआ बच्चे, यानी कि जो भी आंसर आएगा मेरे भाई इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा बच्चे डिक्रीज। तो 2 ऑप्शन तो अब देखती है हट गए सी और डी ऑप्शन, या तो मेरा आंसर ए ऑप्शन में है या बी ऑप्शन में। और देखो आंसर बहुत नजदीक है क्योंकि ये भी डिक्रीज है और ये भी डिक्रीज है। क्लियर है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको नजदीक ही करने। तो ईंधन का प्राइस 8000 से 4641 हो गया, तो मुझे बताओ ईंधन का प्राइस कितना घटा।
8,000 में से 4641 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4359 आएगा। बताओ, 8,000 में से 4641 घटाएंगे तो 4359 आएगा। ईंधन का प्राइस पहले कितना था? 8,000 था, बाद में 4641 हो गया तो कितना घट गया? 4359। परसेंटेज में कितना घटा बच्चों? इंटू 100%। परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। नहीं सॉरी, मैंने 3300 आएगा। ये 4 4 8 हो गया ना, सॉरी मैंने, ये 3300 आएगा। तो 8 से भाग देंगे कितना आएगा? 8 चौक 32, फिर कितना बचेगा? 15, यानी कि 8 एकम 8, तो 41 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। आंसर क्या आ गया बेटा? ए ऑप्शन। समझ में आया? बेहतरीन सवाल है कि नहीं? कौन सा? मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आसान है ना? 41 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे मेरे भाई। यहां पे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35 जी। अगला टाइप देखो, ये सवाल है जिसमें आपको केवल परसेंटेज चेंज बताना है। मैंने कुछ पिछली क्लास में करवाए थे और ये हो गए। अब यहां पे अगला टाइप आता है, बिल्कुल सीक्वेंस में, लेवल में, टाइप वाइज टाइप आपको पढ़ना है। अब यहां पे अगला सवाल आता है मेरे भाई, सवाल नंबर 35। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 30% बढ़ी। सवाल है 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या क्या होगी? ये वो टाइप है जिसमें आपको कोई इनिशियल वैल्यू दी जाएगी और आपसे फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू में चेंज करा जाएगा किसी परसेंटेज से, और आपसे क्या पूछा जाएगा? फाइनल वैल्यू। समझ में है ना? इसमें आपको इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, उसमें कुछ भी परसेंटेज चेंज आप करोगे और बाद में फाइनल वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे इस सवाल में कि एक गांव की जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? 1,10,000। पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 5%। दूसरे साल कितनी बढ़ी बच्चों? 30%। तो हमें यह बताइए कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये सवाल है। अब इसको करते हैं। तो आप बताओ, स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी? 1,10,000। पहले साल कितनी बढ़ी? 5%। 5% को फ्रैक्शन में क्या कह सकते हो आप? 1/20। अगर आप मुझे बताइए 1,10,000 को 5% या 1/20 बढ़ाओगे तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? भाई 20 को 1 बढ़ाना है तो कितनी हो जाएगी? 21, यानी कि जनसंख्या 21/20 गुना हो जाएगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं? 21/20 गुना। फिर अगले साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3/10। 10% 1/10 होता है। 30% कितना होता है बच्चों? 3/10। तो सेकेंड ईयर में जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 30%, यानी कि 3/10। यानी कि अगर जनसंख्या 10 थी तो 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 13। तो 2 साल बाद जनसंख्या ये हो जाएगी। बताओ, हमने क्या कर दिया बच्चों? सीधी सीधी यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है। अब आपको क्या करना है? केवल कैलकुलेशन करनी है। और आप जानते हैं कि मेरे भाई ये 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कट जाएगा, कट गया ना? और 2 से 1100 कितनी बार कट गया जी? 550 बार। बस ये मल्टीप्लाई आपको करनी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है? देखो, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखें तो यहां पे 1 जीरो आ रहा है, 550 में 1 जीरो आ रहा है। मुझे ना बेसिकली गुणा करनी है 550 गुणा 21 गुणा 13। तो आपको यहां देखते ही पता लगना चाहिए कि आंसर जो भी आएगा 550 में 55 आता है, 11 से कटने वाला होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, 21 में 7 आता है, जो भी आंसर होगा 7 से कटने वाला होगा। 13 आता है तो जो भी आंसर आएगा वो किससे? 13 से कटने वाला होगा। और इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इस आंसर यहां पे 1 ही जीरो आ रहा है, बाकी तो गुणा होके जीरो नहीं आएगा। भाई 21 की 13 में गुणा करके जीरो थोड़ा ना आएगा। यानी कि आंसर जो भी होगा वो ऐसा होगा जिसमें केवल एंड में 1 जीरो आता हो। और वो कौन सा ऑप्शन है? केवल
पहला, यानी कि आंसर क्या हुआ, ये वाला। तो हमेशा आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो ऑप्शन से करने, कभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताओ, कौन से पेपर का सवाल है, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 का सवाल है, एकदम लेटेस्ट, बिल्कुल इसी टाइप का बनाइए। किसी कस्बे की प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है, 10,600, यानी कि प्रेजेंट जनसंख्या दी है। इट इंक्रीजेस बाई 25% एंड 50% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। अगले 2 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ती है, पहले जनसंख्या 25% बढ़ती है, फिर बाद में जनसंख्या कितनी बढ़ती है, 50%, और तीसरे साल में जनसंख्या कितनी कम हो जाती है, 68% कम हो जाती है। सवाल में पूछा तीसरे साल के एंड में कस्बे की जनसंख्या कितनी है, समझ में आया ना। तो ये टाइप सबको क्लियर है कि इनिशियल वैल्यू दी जाएगी और आपसे बाद की वैल्यू यहां पर पूछी जाएगी, है कि नहीं बच्चों, सबको समझ में आया। तो यहां पे 3 साल बाद जनसंख्या पूछी है, तो भाई आपको शुरुआत में कस्बे की प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 10,630। 3 साल बाद पूछे तो जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे क्या करते जाना है, आपको गुणा करते जाना है, जैसे सुविधा लगे। अगर आपको फ्रैक्शन आसान लगती है तो फ्रैक्शन में बदल लीजिए, परसेंटेज आसान लगती है तो सीधा परसेंटेज में कर लीजिए। पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है, 25%, यानी कि 1/, पहले साल जनसंख्या 25%, 1/4 बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर पॉपुलेशन 4 है तो 4 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि 5/4 गुना हो गया। तीसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है, 50%, 50% की फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है, 1/2, यानी कि अगर 2 है तो 2 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। तीसरे साल जनसंख्या 68% कम हो जाते, लिखा है ना कमी, कमी यानी कि माइनस। 68% क्या होता है, 68% का क्या मतलब है भाई, 68/100, यानी कि 4 से कट गया 17/25। भाई 68% को फ्रैक्शन में क्या कहोगे, 17/25, यानी कि जनसंख्या 25 से 17 कम हो जाएगी। 25 से 17 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 8, 25 में 17 घटा दीजिए तो किससे गुणा, 8/25 से गुणा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इन सब की सीधी सीधी मल्टीप्लाई। बताओ कोई डाउट है सचिन, समझ में आया ना सबको। 4 दूनी 8 से सीधा 8 कट गया, 5 पच्चे 25 कट गया। अब आप मुझे बताओ कि 10,630 का मतलब है 1063 गुणा 10। भाई किसी संख्या के एंड में 0 लगा हुआ है, इसका मतलब है 1063 गुणा 10 ही तो है ये। तो बेटा इस 5 से ये 10 कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1063 गुणा, ये कितना आ गया, 2 तिया 6, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि 3 6 18, एंड में 8 आएगा तो कौन सा ऑप्शन हुआ, क्या पूरी गुणा करने की जरूरत है क्या, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कभी पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बताइए बच्चों, एक और सवाल करो ऐसा ही। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 37वां, किसी कस्बे की प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है, 12,500। यह सवाल भी रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर में आया है। किसी कस्बे की जनसंख्या 12,500 है, यह 2 साल में 52% और 30% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे साल में 15% घट जाती है। पूछा तीसरे साल के एंड में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, समझ में आया ना। देखो भाई ध्यान सुनेगा, ये वही सवाल है, एक कस्बे की प्रेजेंट में जनसंख्या शुरुआती वैल्यू दी है, और क्या पूछा, 3 साल के बाद की जनसंख्या, यानी कि फाइनल वैल्यू पूछी है, यही है ना। तो एक कस्बे की प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 12,500। ये शुरुआती वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू पूछे तो क्या है बेटा, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी आप प्रतिशत परिवर्तन कर रहे हो, उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या करते जाइए, गुणा, क्या करते जाना है, गुणा, ठीक है। जिन बच्चों के पास रेलवे फाउंडेशन 1 मतलब रेलवे फाउंडेशन 1 है, उनको रेलवे फाउंडेशन 2 लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, दोनों सेम ही बैच हैं, उनमें कोई भी जरूरत नहीं है।
रेलवे फाउंडेशन 2 वाले बच्चों को मैंने परसेंटेज चैप्टर की कुछ रिकॉर्डिंग क्लास डलवाई हैं, वो आपको पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद आगे रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, मिक्स एलिगेशन सब हम लाइव पढ़ेंगे। समझ में आया ना? क्योंकि हमारे पास रेलवे मतलब इतने शेड्यूल नहीं है कि 10-10 शेड्यूल अलग से चलाए जाएं। ठीक है ना बच्चों? तो जिन बच्चों के पास रेलवे 1.2 है, यार पता नहीं आप अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो। उनको भाई रेलवे का दूसरा बैच लेने की क्या जरूरत है? आपने जो रेलवे फाउंडेशन लिया यानी कि रेलवे कंप्लीट प्रिपरेशन, दूसरी की जरूरत है ही नहीं। और एक बात और कि ये जो बार बार हर चीज पे आपको लाइव देखने की और कमेंट करने की आदत है ना, इसको बिल्कुल त्याग दीजिए। ठीक है ना? रेलवे फाउंडेशन एक सिंगल कंप्लीट बैच है जिसमें रेलवे की कंप्लीट तैयारी होगी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी और साइंस भी। लेकिन 6 महीने का समय लगेगा, 5 से 6 महीने भैया, एक दिन में नहीं होगा। और यहां ऐसा नहीं कि हम केवल आपको सीबीटी 1 के लिए पढ़ा रहे हैं, सीबीटी 2 और एक एग्जाम के लिए। आप ये देखो, यहां जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता तो रेलवे एनटीसी 12th लेवल का भी सवाल आ रहा है और ग्रेजुएट लेवल का भी आ रहा है। इसी में आरपीएफ कांस्टेबल का भी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया, आप परसेंटेज की प्रीवियसर की, चाहे कोई किताब है, किताब भी नहीं है तो मैंने प्रीवियसर के फ्री सवाल डाल रखे हैं। आप परसेंटेज के प्रीवियसर के वो सवाल जो आ रखे हैं उनको लगा के देखो। एक भी सवाल में अगर आप अटक जाओ तो बताना, कि एक भी सवाल ऐसा है ही नहीं जो मैंने बैच में ना करवा रखा हो। लेकिन आप शांति से पढ़ो। ठीक है बच्चों? शांति से। रेलवे वाले बच्चों का पेपर नजदीक है। परसेंटेज और रेशियो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें मैं धीरे ही पढ़ाऊंगा। इन दोनों को इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि इनसे पेपर में 2-2 सवाल, एक सवाल आता है। परसेंटेज और रेशियो इसलिए पढ़ना है कि अगर आप ये दोनों चैप्टर कमजोर रह गए तो मेरे भाई आपका पूरा अर्थमेटिक मैथ खराब हो जाएगा। भाई आदमी मकान बनवाता है तो मकान की नींव मजबूत बनवाता है, पक्का पता है कितना सीमेंट, रेता, ईंट, मलबा डलता है तब ऊपर मकान बनाया जाता है। कोई घर के नीचे थोड़ा ना रहता है, बुनियाद में रहता है, कोई रहता है मकान बनाने के लिए। लेकिन फिर भी बुनियाद मजबूत बनाई जाती है क्योंकि ऊपर मकान बनवाना है। तो परसेंटेज और रेशियो 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे पेपर में 1-1, 2-2 सवाल ही आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे देख लोगे कि यार इनकी औकात तो केवल एक सवाल वाली है, वो बच्चा कभी गणित सीख ही नहीं सकता। ठीक है ना? ये दोनों चैप्टर आपको इसलिए पढ़ने हैं अच्छे से क्योंकि ये मेरा बेस है। ठीक है ना? ओके, अब यही मैं खिचड़ी पका दूं, धीरे भड़बड़ निपटा दूं, आपको आगे समझ ही नहीं आएगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्काउंट में दिमाग ही नहीं लगा पाओगे। आपका दिमाग सोचना शुरू करे, इसलिए आपको तसल्ली से पढ़ने। चलो, अब जैसे मैं एक टाइप पढ़ा रहा हूं तो मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूं, आपका बुद्धि डेवलप करवा रहा हूं कि इनिशियल वैल्यू दी हो तो फाइनल पे कैसे जाना है। फिर मैं आगे सिखाऊंगा फिर फाइनल वैल्यू दी हो इनिशियल पे कैसे जाना है। तो मैं समय दे के धीरे धीरे बताता हूं ना एक बात, क्योंकि जब आपका एक बार बुद्धि विकसित हो गई तो आपका दिमाग ब्याज निकालने में भी चलेगा, आपका दिमाग छूट निकालने में भी चलेगा, आपका दिमाग लाभ हानि में भी चलेगा। और यही आपने अगर समय बचाने के चक्कर में गाड़ी खराब करी तो यानी कि आप बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। ठीक है ना? सर मैथ का रिवीजन किस तरीके से करें? देखो, एक तो मैथ्स की डेली ना तो इतनी क्लास होती है, ना आपका इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको रिवीजन करने में जोर पड़े। जितना हम पढ़ाएं 1.5 घंटा, उतना आप उसको आधे घंटे घर पे जाकर रिवीजन कर लो बस। देखो, बहुत सारे बच्चों का आंसर तो आ भी गया, सी ऑप्शन से ही आ रहा है कि सबका यही है। देखो, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 12,500। ये शुरुआत में। पहले जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 52%। देखो, हर चीज अपने आप में क्या होते हैं बच्चों? 100%। अगर 100% को मान लीजिए 52% बढ़ाते हैं तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1 साल बाद 152%। इसमें कोई डाउट है क्या? तो अगर अभी 1,12,500 है, पहले 52% बढ़ते हैं, 100% को 52% बढ़ाओगे जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 100 + 52 152%।
फिर जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 30%। 30% को आप फ्रैक्शन में लिख लो। 30% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? 3/10। देखो हर संख्या 1 होती है। अगर आप 3/10 बढ़ाओगे तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 13/10 गुना। ये मैं पढ़ा चुका हूं ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर तीसरे साल में कितनी घट जाती है? 15। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों? 3/20। 5% होता है 1/20। 15% 3 गुना है 3/20। तो जनसंख्या 15% घट जाते हैं। यानी कि जनसंख्या अगर 20 थी तो 20 से कितनी घट गई बच्चों? और 20 से 3 घट के कितनी हो गई? 17। आप कहोगे सर आपने ये दोनों तो फ्रैक्शन में लिखी, ये परसेंटेज में ही लिखा आपने। देखो चाहे परसेंटेज में लिखो चाहे फ्रैक्शन में लिखो, बात तो एक ही होती है ना। मैं तो आपके मन से डर निकालना चाहता हूं कि परसेंटेज फ्रैक्शन अलग नहीं है। फायदा यह है कि परसेंटेज से 2 जीरो क्या होती है? हमेशा कट जाती है। परसेंटेज से 2 जीरो क्या होते हैं? सीधी सीधी कट जाती हैं। क्लियर है सर? आप बिल्कुल बादशाह जैसे लगते हैं। इसका तेरी नौकरी से क्या लेना देना है तो यूं बता, मैं बादशाह जैसा लगूं या मैं डाकू जैसा लगूं? मुझे तू यूं बता, तो पे यूं सवाल हुआ कि ना हुआ? हैं? सवाल करने में तो तेरे प्राण छूटे हैं और कमेंट करने में तो को मजा आवे। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, कोई दिक्कत? अब मेरे लिए कैलकुलेशन करना बहुत आसान है क्योंकि 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 20 दूसम 200 ना, 25 अट्ठे 200 और 8 से कितनी बार चला गया? 19 बार। 19 अट्ठे 152। तो मुझे क्या करना है? इन सब की गुणा, और गुणा करने पर एंड में क्या आएगा? यूनिट डिजिट। भाई यहां देखो इस सवाल के हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग है ना? तो पूरी गुणा करने की जरूरत है क्या? जब मैं गुणा करूंगा देखिए केवल इकाई का अंक मैच कर लो। 5 नाम 45 5, 5 तिया 15 5, 5 सत्ते 35 5। तो गुणा करने पर एंड में 5 ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है। बताइए आया ना समझ में? तो ऐसे आपको सोचना है। यहां भी देखो हमने ऑप्शन से कैलकुलेशन करी, इस सवाल में भी ऑप्शन से कैलकुलेशन करी। कभी पूरी गुणा करनी पड़ी हमें? नहीं, केवल एक स्टेप आपको लिखना है फिर सीधा आंसर लगाना है। चलिए एक और सवाल करेंगे बच्चों, ऐसा ही सवाल नंबर 38। देखो ये कौन से पेपर का है जी? आरपीएफ कांस्टेबल का। एक लैब में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 4.4% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। अगर प्रारंभ में संख्या कितना है बच्चों? ये है मेरे प्यारे भी 8 करोड़ 5 लाख, है ना? यदि स्टार्टिंग में संख्या थी 8 करोड़ 5 लाख, तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी? समझ में आया ना बच्चे? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलो बच्चों ये बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? मेरे पास 4 ऑप्शन भी हैं। 5 2 7 1 8 है। जी बताइए बच्चों। देखो प्यारे भाई, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें, हमारे पास ना एक लैब है, लैब में बैक्टीरिया वगैरह बनते हैं, चाइना बनाता रहता है फिर छोड़ता रहता है ना। तो एक लैब है जिसमें बैक्टीरिया की संख्या हर घंटे कितनी बढ़ जाती है बच्चों? 4.4%। अगर इस ये बिल्कुल एक्चुअल का पेपर का पूछा हुआ सवाल है, यानी कि आपको ऐसे सवाल देखने की आदत डाल लेनी चाहिए पेपर में, जो देखने में बड़े डरावने होते हैं लेकिन एक्चुअल में फुस होते हैं। प्रारंभ में देखो, प्रारंभ में लिख दिया ना, यानी कि क्या दिया है? इनिशियल वैल्यू। शुरुआत में इस लैब में जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 8 करोड़ 5 लाख। 8 करोड़ 5 लाख है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपसे पूछा 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी? अगर हर घंटे बैक्टीरिया कितना बढ़ जाते हैं? प्रति घंटे, हर घंटे बैक्टीरिया 4.4% बढ़ रहे हैं। पूछा 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या लैब में क्या होगी? समझ में आया ना? आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर है? आप मुझे बताओ कि भैया अगर हर घंटे 4.4% बढ़ रहे हैं तो बताओ 1 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? हर संख्या अपने आप में 100% होते बच्चे। 100 को अगर 4.4% बढ़ाओगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 104.
104.4% हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सचिन, हर संख्या 100% होती है, 100% को 4.4% बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 104.4%। क्लियर है? फिर अगले घंटे वापस 4.4% बढ़ाओगे तो 100% को, अगर 100% को 4.4% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 104.4%। तो मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। एक बात पता है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था बच्चे कि परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कट जाती हैं, परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कट जाती हैं, एक डेसिमल से 1 जीरो कट जाता है। ठीक है ना? यानी कि मुझे अब किसकी गुणा करनी है? ये नंबर क्या रह गया? 805। ये नंबर कितना हो गया? 1044। और ये क्या है? 104.4। यहां दशमलव लगा हुआ है, ऑप्शन में तो दशमलव नहीं है कहीं भी, यानी कि मुझे दशमलव क्या करना है? गायब। भाई 1 जीरो से मैंने 1 दशमलव हटाया, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां 1 जीरो हटा दिया। अब आप दिमाग लगाओ मेरे भाई, ये मुझे दशमलव हटाना ना, ये वाला, ये 805 है। कितना है बच्चों? 805। अब आप एक बात देखना, ये कितना है? 1000। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 522। बताओ क्या मैंने कुछ गलती करी क्या? ये 805 है, 1044 को मैंने क्या लिख लिया? 2 गुणा 522। 500 दूनी 1000, 22 दूनी 44। और इसमें गुणा किससे करनी है मुझे? 104 पॉइंट। है सचिन, कोई दिक्कत है? अब आप ये बताओ, आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? दशमलव कैसे खत्म होता है बच्चों? जीरो से। आप बताओ 805 की 2 में गुणा करके क्या बन जाएगा? ये 805 की जैसी ही इस 2 में गुणा होगी तो 805 दूनी ये आ जाएगा 1610। इसलिए मैंने किया मेरे भाई कि यहां तो जीरो है नहीं, तो जीरो कब बनती है? देखो जैसी 5 की किसी नंबर 2 से गुणा होती है क्या बनता है? जीरो बनता है कि नहीं? गुणा में जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए? 5 और 2 की गुणा। मेरे पास 805 में 5 आ रहा है, यहां क्या है? 2, इसलिए मैंने 1044 को लिखा 2 गुणा 522 और 805 का दुगुना हो गया 1610। ये जो आप बच्चे कहते हैं ना सर हमारी कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, सर कैलकुलेशन कैसे ठीक होगी, ये सवाल जब आप करोगे, अब देखो ये कैलकुलेशन का एक मेथड ही तो है, ये धीरे धीरे मजबूत होगी, इसमें 3-4 महीने का समय लगेगा। अब दशमलव के बाद यहां पे 1 अंक है और 1 जीरो, ये क्या हो गया? कट गया। यानी कि मुझे अब इन सब की गुणा करनी है। गुणा करूंगा तो आंसर एंड में क्या आएगा? इकाई अंक। 1 दूनी 2, 2 चौक, यानी कि आंसर के एंड में क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा। 1 दूनी 2, 2 चौक 8, यानी कि 4 नहीं आएगा, यानी कि 5 नहीं आएगा। तो आंसर या तो सी ऑप्शन है बच्चों, या फिर मैं तो 2 ऑप्शन में फंस गया बच्चों, मैं तो 2 ऑप्शन फंस गया। आप कहोगे सर आप तो फंस रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? है हमारा आंसर तो हमारे बस की थोड़ा इतनी गुणा, इसके लिए तो हमें अपनी पूरी फैमिली को काम पे लगाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। बेटे अगर आप इस सवाल को देखो ना तो आपको देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी। ये जो नंबर है 1044 से किससे कट रहा है? 4 से। यही कैलकुलेशन का तरीके हैं। यहां संख्या के एंड में क्या आ रहा है? 44 कैसा नंबर है? 4 से कटने वाला। मैं देखो आपको एक नियम बताता हूं किसका, 4 का। कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से भाग होती है। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 1044 एक 4 से कटने वाली संख्या है कि एंड में आ रहा है 44, ये नंबर 4 से कटने वाला है। आप इसकी गुणा करते रहो, जो भी आंसर आएगा वो 4 से ऐसा आएगा जो 4 से पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 1044 खुद 4 से कटने वाली संख्या होती है। ये नंबर 4 से कट रहा है, इसके लास्ट के 2 कितने? 48, 4 से कट रहा है। ये संख्या है 78, एक 4 से कटता है, यानी कि आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन, ये उत्तर है, खत्म। बच्चा कह रहा है डिजिटल सम करके। बेटा डिजिटल सम से भी आसान तरीका ये, उसमें तो चारों ऑप्शन का निकालना पड़ता, सचिन लगता ना टाइम, और इसमें खटाक से। समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। तो ये तरीका है, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। रेलवे जानबूझ के ऐसे बड़े बड़े सवाल देता है जिससे कि बच्चे आते हुए भी कैलकुलेशन के डर से सवाल पेपर में छोड़ देता है।
समझ में ना, एग्जामिनर बच्चों के मन में रेलवे के एग्जाम में खासकर कैलकुलेशन का डर बना रहा है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है बच्चों आपके सामने, ध्यान से सुनेंगे, टाइप नहीं बदला मेरे भाई। सवाल नंबर 39। गुरुजी सभी टॉपिक का वीओडी डाल दीजिए प्लीज। भाई पहली बार रेलवे के लिए डेडिकेटेड स्पेशल बैच पढ़ा रहे हैं जिसमें रेलवे के ही केवल सवाल हो रहे हैं, तो इसका अभी वीओडी है ही नहीं तो मैं कैसे डाल दूंगा। आगे से जैसे हमारी ऐप पे रेलवे के जितने भी बैच आएंगे तो हमारे पास रेलवे का वीओडी बना हुआ होगा रिकॉर्डेड क्लास, तो उनको दे दी जाएंगी। लेकिन वो कब होगा, जब आपके बैच कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी तो लाइव ही करना पड़ेगा आपको। चलो आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 39। देखो सेम कॉन्सेप्ट है बट एक लेवल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट सेम है मेरे भाई, एक लेवल आगे बढ़ाएंगे, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी की इनकम में हर साल 15% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। एक आदमी की इनकम हर साल कितनी बढ़ जाती है बच्चों, 15%। बोला यह है सवाल में कि अगर शुरुआत में इनकम कितनी है, 70,000, तो पूछा 2 साल बाद आदमी की इनकम क्या होगी। यह सवाल है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। देखिए बच्चों, एक आदमी की इनकम हर साल देखो सेम बढ़ रही है, कितनी, 15%। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे थे उनमें हर साल अलग अलग परसेंटेज चेंज हो रहा था। बस यहां इतना फर्क ही है कि हर साल सेम परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है ना बच्चे। यहां भी इनिशियल वैल्यू दी है और आपसे 2 साल बाद फाइनल वैल्यू पूछी है। तो एक आदमी की शुरुआत में जनसंख्या इनिशियल वैल्यू कितनी है बच्चों, 70,000। एक आदमी की जनसंख्या एक आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो 70,000 है। संख्या आदमी की इनकम हर साल कितनी बढ़ती है, 15%। कितनी बढ़ती है बच्चों, 15%। तो आप मेरी एक बात सुनना मेरे भाई, आदमी की आय हर साल 15% बढ़ती है। देखो हर संख्या अपने आप पे बच्चों क्या होते हैं, 100%। आप परसेंटेज में कर लो चाहे फ्रैक्शन में बदल लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अपने मन से वहम निकाल लीजिए, परसेंटेज या फ्रैक्शन एक ही बात है, अलग बात नहीं है। अगर आदमी की आय हर साल 15% बढ़ती है तो हर चीज 100% होती है। 100% को 15% बढ़ाओगे तो कितना हो जाती है, 100, कितना हो जाएगा बच्चों, 115%। ठीक है ना। तो आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई कि 1 साल बाद इनकम कितनी हो जाएगी उस आदमी की, 115%। फिर अगले साल फिर से 15% बढ़ जाएगी। तो 100% को फिर से 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115%। क्लियर है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, 115% की 2 बार क्या हो गई। अच्छा, किसी संख्या की 2 बार गुणा करने का मतलब क्या है, यानी कि ये हो गया 115% का होल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो यानी कि आप एक बात समझ रहे हैं, हर साल परसेंटेज हर साल आदमी की इनकम कितना बढ़ रही है, 15%। 15% बढ़ने का मतलब है 100% को 15% बढ़ाएंगे तो इनकम 1 साल में कितनी हो जाएगी, बढ़कर 100। आपसे क्या पूछा है, 2 साल बाद। 2 साल बाद पूछा है तो 2 बार गुणा करेंगे। 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पावर। अगर आपसे 3 साल बाद पूछा होता तो 3 बार गुणा करते, डायरेक्ट क्या लिख देते, पावर 3। अगर आपसे 4 साल बाद इनकम पूछा होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या कर देते, 4। अगर आपसे 5 साल बाद इनकम पूछा होता तो सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या कर देते, 5। क्योंकि आप हर साल 115% बढ़ा रहे हो, तो हर साल 15% बढ़ा रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर साल सेम रहेगा, 115%। ये आ जाएगा ना मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने साल बाद आपकी इनकम या जनसंख्या जो भी पूछा जाए उतना आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर देना है, सीधी सीधी गुणा करनी है कि नहीं बच्चों। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है और ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, तो अपन को किसकी गुणा करनी है, 7 गुणा ये क्या आएगा, 115 का 7 गुणा 115 का स्क्वायर। देखो 115 का स्क्वायर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बताओ बच्चों क्या आएगा इनकी गुणा 115 का स्क्वायर।
मान लो कोई भी संख्या जैसे 45 का आपको स्क्वायर करना है तो बहुत आसान है। एंड में क्या आ रहा है मेरे भाई, यहां पे 5 का वर्ग 25। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है तो उसका वर्ग करना बहुत आसान है। 5 है, 5 का वर्ग 25, क्या दिखा है 4। 4 का अगला नंबर क्या है 4 पंजे 20। आपको मान लीजिए जैसे 75 का वर्ग करना है तो बेटा क्या आ रहा है, एंड में 5 आ रहा है, 5 का वर्ग क्या दिख रहा है 7। 7 का अगला नंबर क्या है, 7 का अगला नंबर 8 है, 7 अट्ठे 56, 56 25। ऐसी बच्चों में आपसे पूछूं 115 का वर्ग क्या आएगा, तो एंड में 5 आ रहा है, 5 का वर्ग, ये नंबर क्या बचा 11 का अगला नंबर, तो 11 गुणा 12 तो 132, यानी कि 7 गुणा 115 का स्क्वायर क्या आएगा 13225। ठीक है, तो 7 की 13,000 में गुणा 91,000 और 225 का 7 गुणा यानी कि 1575, यानी कि क्या आ गया 92,575। ठीक है ना। 7 की पहले 13,000 में गुणा करेंगे 91,000 और 7 की फिर 225 में गुणा करेंगे 1400 और 175 1575, तो गुणा करके आ गया 92,575। मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखा दिया और यहां कोई भी मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई। ठीक है ना। आप डिजिटल सम वगैरह आसानी से लगा सकते हो, पर काम आसानी से हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए 40वां, 2017 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी 1,20,000। ठीक है, यह हर साल 7% के हिसाब से बढ़ रही है। पूछा है 2019 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। सबको सवाल समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए सवाल आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल का है। आप में से कौन कौन बच्चा रेलवे कांस्टेबल का पेपर देना चाहता है बताओ एक बार कमेंट में। 2017 के एंड में एक शहर है जिसकी जनसंख्या है बच्चों 1,20,000। जनसंख्या हर साल कितनी बढ़ती है 7%। पूछा है 2019 के अंत में जनसंख्या, 2017 के एंड में जनसंख्या दी है और 2019 के अंत में जनसंख्या पूछी है, यानी कि 2 साल हो जाएंगे। 2017 के एंड से 2019 के एंड तक पूरे 2 साल हो जाएंगे, यानी कि इनडायरेक्टली आपको कंफ्यूज कर रहा है। इस सवाल में आपसे कुल मिला के इस शहर की 2 साल बाद की जनसंख्या पूछी है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों। शुरुआत में कितनी है जनसंख्या शहर की 1 लाख। बताइए पहले साल कितनी बढ़ती है और अगले साल भी 7%, हर साल सेम बढ़ रही है। अगर 2017 में 1,20,000 थी तो अगले साल 7% बढ़ेगी। अब बताओ 100% को 7% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 107%। अगले साल फिर से कितना बढ़ेगा 107% हो जाएगा। 7% ही तो बढ़ रही है हर साल, 107% की 2 बार गुणा हो जाएगी। अब आप देखते हैं मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बता रखी कि परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। ऑप्शन देखो बड़ा आसान है ना, केवल हम इकाई का अंक मैच करेंगे। 2 सत्ते 14 और 4 सत्ते 28, यानी कि एंड में क्या आएगा 8 आंसर है। एंड में 0 आएगा क्या 8 आंसर है, एंड में आ रहा है खत्म। ये देखिए 2021 में एक शहर में कितने निवासी थे 1,60,000। शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक के दर से घट जाती है। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि 2024 में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, बताओ बच्चों बताइए। वही है 2021 में एक शहर है जिसकी जनसंख्या कितनी है बच्चों 1 लाख। 2021 में एक शहर है जिसकी जनसंख्या 1,60,000। इस शहर की जनसंख्या हर साल कितनी घट जाती है 5%, वार्षिक की दर से घट जाती है, यानी कि सालाना जनसंख्या 5% कम हो जाती है। पूछा 2024 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 2021 से 2024 कब आएगा 3 साल बाद, यानी कि इस सवाल में इनडायरेक्टली यह पूछा गया है भाई कि 3 साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी।
आपको भाषा से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना भाई। तो आप मुझे बताओ, देखो डेटा बहुत इजी है, हर साल 5% कम हो जाती है बच्चों। तो 5% कितना होता है? 5% को फ्रैक्शन में लिखना बहुत आसान है, 1/20, यही है ना। आप मुझे बताइए, एक शहर की जनसंख्या हर साल 5% कम हो जाती है, जिससे मैं कह सकता हूं 1/20। यानी कि अगर जनसंख्या 20 है तो 20 से 1 कम होके कितनी हो जाएगी? 19। एक साल बाद जनसंख्या ये होगी। आपसे क्या पूछ रहा हूं? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? पावर 3 पावर कर देंगे। भाई 2 साल बाद पूछेगी तो पावर 2, 4 साल बाद पूछेंगे पावर 4। क्लियर है ना? सबको बात समझ में आ रही है? तो जितने साल बाद पूछा जाएगा, सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसकी उतनी ही पावर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, बताइए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताइए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी। आप कहोगे सर ये कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही आपको बता रहा हूं कि अगर आपको गणित सीखना है, कैलकुलेशन जल्दी करनी है, तो 1 से लेके 30 तक पहाड़े, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग, और बच्चों 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के क्यूब याद करो, तभी काम बनेगा। ठीक है ना? 1,60,000 गुणा 19/20 का क्यूब हो जाएगा ना, 3 साल बाद पूछिए। अब आप मुझे बताओ, ऊपर 19 है, 19 का क्यूब क्या होता है? 19 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 6859। याद करिए, 17 का क्यूब 4913, 19 का क्यूब होता है 6859। नीचे क्या है? 20। 20 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8000, है ना सचिन? तो 19 का क्यूब आपको याद है 6859, तो याद है, कोई दिक्कत नहीं, याद है तो भी हो जाएगा। और नीचे 20 का क्यूब कितना है? 8000। और ये कितनी बार कट गया? 8 दूनी 16, यानी कि 20 बार कट गया बच्चों ये। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में एक ही जीरो आएगा, क्योंकि एक ही जीरो है, ये 3 जीरो नहीं आएंगे। और जीरो के बाद क्या आएगा? 2 नाम 18, यानी कि जीरो के बाद क्या आएगा? क्या आंसर है? ये आंसर है। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? 9261 बता रहे हैं चीकू शर्मा। 9261 बेटा 21 का क्यूब है। 21 का क्यूब 9261 है। 19 का क्यूब क्या है? 6859। आई बात समझ में भाई? मुझे लगता है सबको, अरे गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको एंड में कि गुणा करनी पड़े। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, जैसे आपके सामने सवाल आया, ये सवाल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा, और मात्र सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। क्या इस सवाल को ऐसे कैलकुलेट करने में 10 सेकंड से ज्यादा लगे? हमें नहीं लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन जैसे सवाल आए तो हमको इतनी मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं है बच्चों, कि इस सवाल के आप ऑप्शंस देखो मेरे भाई, काफी ज्यादा दूर दूर हैं। ये 99,000 है, ये 1,00,000 है, ये 1,16,000 है, ये 1,37,000 है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो हम उस सवाल की एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन ना करके अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एक बात बताओ, एक शहर की जनसंख्या शुरुआत में कितनी है बच्चों? 1,60,000। शहर की जनसंख्या हर साल कितनी कम हो जाती है? 5%। तो पहले साल 5% कम होगी, दूसरे साल 5% कम होगी, तीसरे साल 5% कम होगी। तो मुझे बताओ, शहर की 3 साल में जनसंख्या लगभग कितनी कम हो जाएगी? 3 साल में, यानी कि -5, -5 और -5 का सक्सेसिव। तो -5 और -5, -5 का जो सक्सेसिव आएगा वो लगभग 15% के करीब ही आएगा। 1-2% का फर्क चलेगा, 1-2% का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। देखो, अगर 3 संख्याओं को नेट चेंज निकालना है तो कैसे निकालते हैं? पहले तीनों को जोड़ो, -5, -5, -5, -15, फिर क्या 2-2 की गुणा करो, -5 गुणा -5, -5 गुणा -5, 25, 2-2 की गुणा करेंगे 25, 25 और 25, 25, 25, 75/100.75, फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करेंगे, बहुत छोटा नंबर आया जिसे इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि लगभग कितना आएगा? ये लगभग 15 से हल्का सा कमी आ गई है, अप्रोक्स 14%। तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 14% के करीब आ जाएगा, है कि नहीं सचिन? लगभग कितना आ जाएगा?
तो -5 -5 -5, हालांकि तीनों को जोड़ के -15 आ रहा है, तो -15 से हल्का सा कम 14% आ जाएगा। यानी कि एक शहर की जनसंख्या अगर 1,60,000 है, अगर हर साल 5% कम हो रही है, तो 3 साल में कितनी कम हो जाएगी? 14%। कितनी कम हो जाएगी बच्चों? 14%। तो 1,60,000 का 14% कितना आ जाएगा? लगभग निकालो, 1,60,000 का 14% कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 16 गुणा 14 224 होता है, लगभग 22,400। याद कर लो बेटा, 11 गुणा 13 143, 17 गुणा 13 221, 16 गुणा 14 224। ये बहुत हेल्पफुल नंबर है कैलकुलेशन में, लिख लिया करो इतनी देर में। 11 गुणा 13 143, 11 गुणा 17 187, है ना, 17 गुणा 13 221, 16 गुणा 14 224। याद होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? तो यानी कि 1,60,000 का 14% कितना आ गया? 22,400। कि मुझे पहले से याद है 16 गुणा 14 कितना होता है? 224। ठीक बच्चों, तो जनसंख्या कितनी कम हो जाएगी? 22,400 लगभग। अगर 1,60,000 में से 22,000 कम करोगे तो ये थोड़ा ना आएगा। 1,60,000 में 22,000 कम करोगे तो 1,16,000 थोड़ा ना। आंसर किसके करीब आएगा? इसके करीब आएगा लगभग। यानी कि आंसर क्या हुआ? मैंने लगभग निकाला, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 1,60,000 को लगभग 22,000 रुपए कम करोगे तो इसके करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ? ये धीरे धीरे सीखोगे बेटा, 3 महीने का समय लगेगा ये ट्रिक सीखने में। ये है बेसिक मेथड और ये है अप्रोक्स, जिसमें इंसान को कैलकुलेशन ही नहीं करनी, और ये ऐसी चीज है जो उंगलियों पे हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगला सवाल ही बताओ प्यारे भाई। सवाल नंबर आपके सामने क्या है? 42। बताइए। उन्नीस सौ 68 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 4,85,000। 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई? दशक या इंग्लिश में कहते हैं डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। क्या होता है बेटा? 10 साल। ठीक है ना? सुनना, सवाल को अच्छे से समझना मेरे भाई। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या थी 4,85,000। ठीक है ना बच्चे? ये कस्बा ऐसा है कि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई। प्रति दशक का मतलब हर 10 साल में इस कस्बे की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है। आई ना बात समझ में? इन 2 सक्सेसिव डिकेड बाई 20% इन ईच डिकेड। ईच डिकेड यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में। समझ में है ना? ईच डिकेड में, हर 10 साल में इस कस्बे की जनसंख्या मेरे दोस्तों कितनी बढ़ जाती है? 20%। तो सवाल यह पूछ रहा है कि 1988 में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तो 1968 से 1988 कितने साल हो गए बेटा? 20 साल। यानी कि यह पूछा है कि 20 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, लेकिन 20 साल का मतलब क्या हो गया? 2 दशक। अरे 20 साल का मतलब 10 साल, 10 साल यानी कि 20 साल तभी तो आया। यानी कि 2 दशक बाद यहां पे पूछा है, आपसे पूछा जनसंख्या 2 डिकेड या 2 दशक के बाद कितनी हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है ना? हर 10 साल में कितनी बढ़ रही है? 20%। तो 2 दशक बाद कितनी हो जाएगी? देखो, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% को 20% बढ़ाएंगे तो बच्चों कितनी हो जाएगी? 120%। है ना सचिन? तो आप मुझे बताएं, 120% या फिर अगर चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिखें तो 120/100 कितना आएगा? 1.2। 1.2 एक ही बात है। अगर अभी 4,85,000 है तो अगले 10 साल बाद क्या होगी? 1.2 से गुणा, फिर उससे अगले 10 साल बाद क्या होगी? 1.2 से गुणा। यानी कि अल्टीमेटली 1.2 का क्या होगा? स्क्वायर। आप देखें तो दशमलव के बाद यहां पे 1 और 1 2 अंक हैं, ये इससे 2 जीरो कट जाएगा, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये है। यानी कि आंसर के एंड में 1 जीरो जरूर आएगा।
भाई 4850 गुणा 12 तो 1 0 तो आना ही आना है एंड में, यानी कि ये आंसर है क्या? ये आंसर है क्या? नहीं। ये आंसर है क्या? नहीं। यानी कि आंसर कौन सा हुआ? खत्म। हमें पूरी गुणा करने की जरूरत है क्या? नहीं। आगे चलते हैं। तो घबराना नहीं है। सवाल नंबर 43 आप देख रहे हैं कि सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी बच्चों? ये कितना है? 5 लाख। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। आगे पढ़ेंगे, यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रमशः 7% और 4% है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? समझ में है ना? आप एक बात समझ रहे हैं कि एक शहर की 2 साल पहले की जनसंख्या दी है, 2 साल पहले, और अभी प्रेजेंट में पूछ रहा है प्रेजेंट की। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 साल पहले शुरुआत की वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू, और अभी प्रेजेंट में यानी कि फाइनल वैल्यू पूछी है। आपको पुरानी वाली वैल्यू दी है 2 साल पहले की, और अभी आज क्या है वो पूछे ना, तो वही सवाल है। तो 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी बच्चों? 5 लाख थी। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या थी 5 लाख। आपसे पूछा है प्रेजेंट में, यानी कि 2 साल पहले से अगर प्रेजेंट में आ जाओगे तो एक्चुअली 2 साल बाद नहीं हो गया? तो आपसे 2 साल में 2 साल बाद इसकी जनसंख्या पूछी है बेसिकली, ठीक है ना? वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर का क्या मतलब है? वार्षिक जन्म दर कितनी है? 7%। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हर साल इस शहर में 7% बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना? क्या? अच्छा है प्रेजेंट। ओ सॉरी, अब ठीक है। चलो, वार्षिक जन्म दर का क्या मतलब है? वार्षिक जन्म दर है 7%, यानी कि शहर में हर साल 7% बच्चे नए पैदा होते हैं। वार्षिक मृत्यु दर है 4%, यानी कि हर साल 4% बुढ़े या एक्सीडेंट में 4% लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ, हर साल 7% लोग नए पैदा होंगे प्लस यानी कि बढ़ेंगे, 4% लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? 7 - 4। तो मैं कह सकता हूं कि हर साल इस शहर की जनसंख्या केवल 3% ही बढ़ेगी। भाई हर साल 7% लोग तो पैदा हुए, 4% मर गए, तो जनसंख्या तो केवल साल में 3% ही बढ़ी। तो हर साल 3% बढ़ रही है। बताओ समझ में आए कि नहीं? तो आप बताओ, अभी 2 साल पहले कितनी थी? 5 लाख। अगर 3% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 100% को 3% बढ़ाएंगे 103%। फिर अगले साल फिर से 3% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 100। यानी कि प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी होगी? ये प्रेजेंट की जनसंख्या आ गई। बताओ किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। और आप देख पा रहे हैं कि अब परसेंटेज से 2 जीरो और यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। और अगर आप इस सवाल को देखें मेरे भाई, तो यहां दिख रहा है मेरे भाई 50 50 50 गुणा 103 का, 50 गुणा 103 का स्क्वायर। मैं कह सकता हूं कि जो भी आंसर आएगा वो 50 का मल्टीपल होगा। 50 का मल्टीपल, 50 मतलब 25 से कटने वाला होगा। 25 दूनी 50 होता है। कोई नंबर 25 से तभी कटता है जब उसके आखिर के 2 अंक 25 से कटे। नंबर 25 से नहीं कटेगा। 50 के अंदर 25 आता, लिख लो अपनी कॉपी में ही, कैलकुलेशन की ट्रिक है, 25 का नियम पढ़ा रहे हैं सर। कोई संख्या 25 से तभी कटेगी जब उसके आखिर के 2 अंक, ये संख्या 25 से ही नहीं कटेगी, 50 से कैसे कट जाएगी? या तो आंसर सी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 103 का वर्ग क्या है बेटा? 103 गुणा 103 अगर आप करोगे तो 10609 आएगा। 10609 जब आप गुणा करेंगे मेरे पे 5×30, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा? सी वाला, ये वाला आंसर। क्या आंसर है? सी। ठीक है ना? खत्म, कुछ करने की जरूरत है? आगे चलते हैं।
ओके, अगला टाइप। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है मेरे भाई। मैंने आपको हर तरीके से समझाया। देखो कहां से शुरू हुए थे भैया, हम यहां से ना, यहां से शुरू हुए थे, जहां आपको इनिशियल वैल्यू दी है और आपको क्या बतानी है, फाइनल वैल्यू बतानी। मैंने हर तरीके का आपको सवाल बताए। एक बार कमेंट में लिख के बता दो, क्या आप ऐसे सवाल कर लोगे? क्या आप ऐसे सवाल कर लोगे? एक बार कमेंट में लिख के बता दो, तो मैं अब आपको अगला टाइप पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? और कल हम इसको एंड कर देंगे बच्चे। सर साइंस में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। साइंस में हैंड रिटन, ठीक है बेटा, वो हैंड रिटन तो देते ही हैं सर। अच्छा, पीपीटी फॉर्मेट में देते हैं, आपको हैंड रिटन चाहिए? बेटा सर आपको पीपीटी पीएनजी दे रहे हैं हाई क्वालिटी की, आप हैंड रिटन खुद से बना लो, याद भी हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया हम सर से लिखने को कहें, हैं? पॉसिबल नहीं, आप खुद ही लिख लीजिए। पीपीटी पीएनजी तो दे रहा हूं, उसमें तो कोई कसर नहीं है ना, कर लोगे ना? अगर मेरे इतने सिखाने के बावजूद भी आप ये देखो, मैंने एक एक सवाल को 5-5 मिनट लेके समझाया है। मैंने केवल सवाल नहीं, उस सवाल की कैलकुलेशन को कैसे सोचना ये भी बताया है, ठीक है ना? चलो आगे चलते, अगला टाइप मेरे भाई ध्यान सुनेगा। पहला सवाल लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की बात समझाऊंगा। जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या का 12% हिस्सा शहर छोड़कर चला गया और शेष जनसंख्या के 25% लोगों ने नौकरी की तलाश में शहर छोड़ दिया। सवाल है, अगर वर्तमान में शहर में 660 लोग रहते हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या आपको इस सवाल समझ में आया है? इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत, हालांकि जो बेहतरीन बच्चे उन्होंने इस सवाल का आंसर निकाल लिया है डी ऑप्शन बिना कुछ करे, है ना? लेकिन प्यारे दोस्त मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। पीछे का कॉन्सेप्ट, एक शहर में पानी की कमी हुई तो जनसंख्या का 12% हिस्सा शहर छोड़ के चला गया। मान लो मेरे भाई शहर में शुरुआत की कोई ना कोई जनसंख्या होगी, पानी की कमी के कारण 12% लोग शहर छोड़ के चले गए। यही है शहर की इनिशियल पॉपुलेशन है। इनिशियल पॉपुलेशन में से 12% लोग शहर छोड़ के चले गए। तो भाई अब जो लोग बचे, ये बचे इनिशियल पॉपुलेशन में से 12% लोग छोड़ के चले गए, फिर 12% कम होने के बाद जो लोग बचे, वही तो पूछा है, यही तो आगे दिया है कि बची जनसंख्या के 25% लोगों ने नौकरी की तलाश में शहर छोड़ दिया। हाँ? तो इन बचे हुए लोगों में से भी 25% लोग मेरे भाई नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर गांव चले गए। गांव में नौकरी ज्यादा मिलती है भाई आजकल। तो बचे लोगों में से 25% लोग नौकरी की तलाश में शहर छोड़ दिए। अब अगर प्रेजेंट में 660 लोग हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या यानी कि इनिशियल वैल्यू और वर्तमान जनसंख्या यानी कि फाइनल वैल्यू, इसका अनुपात पूछा है। यही है। तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है मेरे भाई? क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं सचिन? दिख रहा है ना भाई? आप यहां पे शहर की इनिशियल जनसंख्या को पहले कितना कम करते हो? 12%। फिर 12% कम करने के बाद जो वैल्यू आते हैं उसी वैल्यू को दोबारा कितना कम करते हो? तो आप यहां 2 बार सक्सेसिव डिक्रीज कर रहे हो ना। क्लियर है? तो कभी भी शेष शब्द आता है ना, शेष, तो इसको देखते ही आप समझ जाया करो कि वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल है। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो पहला इसका तरीका है बेटा बेसिक रेशियो मेथड। ओके, आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो ही कर लीजिए। शहर की जनसंख्या पहले पानी में कमी के कारण कितनी कम होती है? 12%। 12% यानी कि फ्रैक्शन में 3/4%, 1/25, 4% का 3 गुना है, 12% 3/25, यानी कि जनसंख्या अगर 25 थी तो 25 से 3 कम होकर कितनी हो जाएगी? 22, है ना सचिन? फिर बच्चे लोगों में से कितने 25% छोड़ जाते हैं शहर? 25% यानी कि 1/4 कम हो गए। 1/4 यानी कि 4 से कम होकर कितना रह जाएंगे? आप क्या करोगे? इनकी सीधी सीधी
तो 2 से 22 11 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार, कितना आएगा 33/50। भाई सक्सेसिव का मतलब क्या है? सीधी सीधी गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा। और मैंने आपको बताया सीधी सीधी गुणा करने पर नीचे जो आएगा वो हमेशा क्या होगा? इनिशियल वैल्यू। और ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का शुरुआती पॉपुलेशन और प्रेजेंट पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा। रेशियो कितना आ गया? 50 रेशियो इनिशियल, यानी कि कौन सा ऑप्शन हुआ? ये हो गया इसका बेसिक मेथड। समझ में आया ना? ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? लेकिन अगर पेपर में कोई सवाल आता है तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, है कि नहीं सचिन? अगर आप देखोगे मेरे भाई सवाल को, देखो ना, जनसंख्या ना बड़ी सोच समझ के दी जाती है। आपने सुना है कभी कहते हुए कि इस गांव की जनसंख्या भी 24.5 है? जनसंख्या कभी भी दशमलव में या फ्रैक्शन में नहीं होती। देखो, हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे सवाल बेसिक से करना है तो इसकी कोई जरूरत पड़ी है कि नहीं? वर्तमान में शहर में कितने लोग हैं? 660। मुझे रेशियो निकालना था, मैंने डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया। लेकिन आप देखो, एक शहर की जनसंख्या शुरुआत में कुछ ना कुछ थी, बाद में लोग कम होते गए। प्रेजेंट में कितनी हो गई? 600। यानी कि प्रेजेंट में जनसंख्या 660 है। कितनी है? 660, यानी कि 33 का, अब जैसे 36 है, अगर आप प्रेजेंट में 36 लोगे तो 36 से तो 660 नहीं कट सकता, 40 से तो 660 नहीं कर सकता, 32 से तो 660 नहीं कट सकता। तो यानी कि आंसर क्या हो सकता है? केवल 33 से 660 कट जाएगा। तो आंसर क्या हो सकता था? केवल। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया से समझ में आया। अब आगे चलते हैं। असली और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइप है बेटा वो यही है, बस यही है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों वो यही है। ठीक है ना बच्चों? बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस टाइप को जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है जी, बहुत प्यार से। ये अभी तक मैंने आपको जो सवाल कराए उनमें क्या था? इनिशियल वैल्यू दी हुई थी और फाइनल वैल्यू पूछी थी। अब वो टाइप है जिनमें आपको फाइनल वैल्यू दी जाएगी और आपसे इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चों? पूछी जाएगी। समझ में आया ना? सबको बात समझ में आ गई है सचिन? ये वो टाइप है जहां आपको ऑलरेडी फाइनल वैल्यू दी जाएगी और शुरुआत की वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है ना? शुरू करते हैं पहले सवाल से। सलिल को उसकी बिक्री राशि में पहले साल में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 24% की वृद्धि प्राप्त हुई। देखो, सलिल ना एक सेल्समैन है जिसका काम है सामान बेचने का। तो पहले साल उसने जो बिक्री की है वो कितनी बढ़ गई है? 4% बढ़ गया जो वो सेल करता है। दूसरे साल उसकी बिक्री राशि कितनी बढ़ गई है? 24% बढ़ गई है। बोले उसकी वर्तमान में बिक्री है 1,61,200 रुपए वर्तमान में। पूछ क्या रहा है? 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? 2 साल पहले कितनी थी? ठीक है, चलो अगर आप इसका बेसिक समझो तो मान लीजिए 2 साल पहले सलील की बिक्री कुछ ना कुछ होगी जो आपको निकालना है। पहले साल सलील की बिक्री कितनी बढ़ी है? 4%। 4% बढ़ने के बाद उसकी बिक्री कुछ ना कुछ आ जाएगी। बोलो भाई, सलील की इनिशियल कुछ ना कुछ बिक्री है, पहले साल कितनी बढ़ी? 4%। 4% बढ़ने के बाद माना ये हो गई। दूसरे साल यही बिक्री कितनी बढ़ गई है? 24%। और 2 साल बाद बिक्री कितनी होगी मेरे भाई? 1,61,200 रुपए। यानी कि आपको फाइनल वैल्यू क्या है? दी हुई है और आपसे यहां पे इनिशियल वैल्यू क्या है? सबको समझ में आया? तो टाइप है भैया, पहले इनिशियल बिक्री को 4% बढ़ाया गया है, फिर जो आया उसको 24% बढ़ाया गया, फाइनल वैल्यू दी है और शुरुआत की वैल्यू पूछी है। सबको समझ में आना पहचानने का तरीका? अब मेरे भाई 3 तरीके हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से, और आपको तीनों मेथड आने चाहिए। आपको सवाल के डाटा के हिसाब से जो आसान लगे वो लगाना है मेरे भाई। पहला मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट। माना सलील की बिक्री कितनी है शुरुआत में? ये इनिशियल बिक्री है। पहले साल कितनी बढ़ी?
देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 4% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 104%। कोई दिक्कत? ये हो गई। दूसरे साल कितनी बढ़ी? दूसरे साल बढ़ी 24%। 100% को 24% बढ़ाओगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? 124%। यानी कि 2 साल बाद जनसंख्या ये होगी, 2 साल बाद बिक्री ये होगी। 2 साल बाद बिक्री कितनी हो जाती है बच्चों? 1,61,200 रुपए। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं सचिन? तो इसकी कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज को किस में लिखो, चाहे फ्रैक्शन में लिखो, कैसे भी करो आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड नंबर है, बेसिक मेथड। दुनिया की सारी किताबों में ऐसा ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। मेथड नंबर 2। देखो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि सक्सेसिव में अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करते हैं तो डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाता है। सलील की बिक्री पहले साल कितनी बढ़ती है? 4%। 4% को फ्रैक्शन में क्या कहोगे आप लोग? 1/25। सलील की बिक्री पहले साल 4% बढ़ती है, 1/25। 1/25 का मतलब 25 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 25 से 1 बढ़ के हो जाएगी 26। इसकी मल्टीप्लाई दूसरे साल कितनी बढ़ती है? 24%। 24% की फ्रैक्शन में क्या वैल्यू कहोगे आप लोग? 24% को फ्रैक्शन में कहेंगे 6/25। 4% 1/25, 4% का 6 गुना होता है 24%, 6/25। यानी कि दूसरे साल कितनी बढ़ती है? 6 यानी कि 25 से 6 बढ़ के कितना हो जाएगा? 31। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप इनकी सीधी सीधी गुणा करोगे तो 25 गुणा 25 नीचे क्या आ गया? ऊपर क्या आ गया मेरे भाई? 26 गुणा 31। पहले 26 की 30 में गुणा करो 780, फिर 26 एकम 780 और 26 कितना आ गया? 800। बताओ यहां तक बच्चों कोई डाउट है? सचिन कोई डाउट है? ये सलील की, अगर सलील की इनिशियल बिक्री 625 थी, अगर सलील की शुरुआत में बिक्री 625 थी, तो भैया अब 2 साल बाद फाइनल बिक्री कितनी हो गई? 800। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का डायरेक्ट क्या आ गया? रेशियो। सवाल में ये तो दिया है कि पहले 4% बिक्री बढ़ी, अब दूसरे साल 24% बढ़ी। प्रेजेंट में बिक्री है 1,61,200 रुपए। आपसे 2 साल पहले की यानी कि इनिशियल वैल्यू पूछी है, तो आपने अगर यहां पे सीधी सीधी गुणा कर दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, तो डायरेक्ट इनिशियल बिक्री और प्रेजेंट की बिक्री का क्या आ गया? रेशियो आ गया। सलील की प्रेजेंट में बिक्री कितनी है प्यारे बच्चों? सलील की प्रेजेंट में बिक्री 1,61,200 रुपए। बताओ कितने गुना? भाई 1,61,200 को किससे? 806 से भाग दोगे? भाग देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 806 दूनी 1600, यानी कि 200 गुना है। 806 दूनी 1600, 800 का दुगुना 1600, 6 का दुगुना 12, 1600 12, 200 गुना है। ये 200 गुना हो रहा है। तो सलील की इनिशियल बिक्री कितनी है? 625 का 200 गुना। 625 की 200 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 625 दूनी 1250 होता है, यानी कि 1,25,000 रुपए। तो सलील की शुरुआत में बिक्री कितनी है? 1 लाख। कौन सा ऑप्शन हुआ? ए ऑप्शन हुआ। क्या आंसर है? ए। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्लियर है? सबको समझ में आया बच्चे? तो यानी कि मेरे भाई ये है और ये रेशियो दोनों हो गया। तीसरा मेथड बताऊं आखिरी। तीसरा मेथड देखो, एक ही सवाल में मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा। ये ना सवाल के हिसाब से आपका दिमाग काम करने लगता है कि यार यहां मैं ऐसे कर लूंगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ये सब प्रैक्टिस से आता है। आगे के सवाल में थोड़ा ना मैं इतना टाइम दूंगा, लेकिन एक सवाल जब हम करेंगे तो समय लेके पढ़ेंगे। आप ये देखो, इस सवाल के ऑप्शंस देखो, बड़ा जरा गौर गौर से देखो ऑप्शंस। ऑप्शन देखिए, एक आदमी है बेचारा जिसकी सैलरी पहले, जिसकी बिक्री पहले साल कितनी बढ़ती है? 4%। दूसरे साल कितनी बढ़ती है? 24%।
प्रेजेंट में बिक्री 1,61,200, पूछा है 2 साल पहले कितनी थी। ऑप्शन देखिए, 1,25,000, 1,30,000, 1,55,000, 1,05,000। ऑप्शंस में 10,000 से भी ज्यादा का फर्क है ना। कितने दूर दूर ऑप्शन है, देख रहे हैं। कह रहे ये दोनों तो थोड़े नजदीक हैं, लेकिन ऑप्शन इतने दूर दूर हैं बेटा। 5-5 हजार रुपए हमारे देश में मर्डर हो जाते हैं। तो फिर भी सवाल है, अगर किसी सवाल के ऑप्शन ही बहुत दूर दूर हैं तो हमें ऐसे सवालों को एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। हम कैसे करेंगे? एप्रोक्स। इसकी एप्रोक्स कैलकुलेशन सीखो। समझ में आया ना बच्चे? अगर किसी बच्चे ने पुरानी क्लास नहीं पढ़ी है तो ये मेथड उसको समझ नहीं आएगा। पहले पुराना पढ़ के आओ बच्चों। सलील की पहले साल बिक्री कितनी बढ़ती है? 4%। दूसरे साल 24%। मुझे बताओ 2 साल में नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? 4 और 24 का सक्सेसिव। बताइए, अगर एक आदमी की सलील की बिक्री पहले साल 4% बढ़ रही है, दूसरे साल 24%, तो 2 साल में नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या आएगा? 4 और 24 का नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? फॉर्मूले से लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100, है कि नहीं सचिन? x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। अब मुझे बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? और ये एग्जैक्ट भी मत निकालो, ये निकालो लगभग, कि इस सवाल के ऑप्शंस हद से ज्यादा दूर दूर हैं। मुझे बताइए 4 और 24 कितना आ गया? 28। बताओ, 24 चौका 96, 96 को 100 से भाग करेंगे भाई। 24 चौका हो गया कितना? 96। 96 बटे 100 कितना आ गया? 0.96, यानी कि लगभग 29% नहीं हो गई ये लगभग 29% नहीं हो गया बच्चों? 28.96 यानी कि लगभग 29%। तो मैं कह सकता हूं सलील की जो सेल है 2 सालों में 29% बढ़ गई। बोलो, बात समझ में आ रही है? सलील की सेल 2 सालों में कितनी बढ़ गई? लगभग 29%। ठीक है बच्चे, तो मैंने अप्रोक्स निकाल लिया। हमसे पूछा है सलील की 2 साल पहले सेल कितनी थी। 2 साल में सेल सलील की कितनी बढ़ी है? लगभग 29%। और 29% बढ़ने के बाद सलील की प्रेजेंट में कितनी सेल हो जाती है? 1,61,200 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि मेरे भाई आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 29% या कहूं लगभग 30%, जिसको 30% बढ़ाने पर लगभग क्या आ जाए? 1,61,200 आ जाए। आगो मेरी बात समझ में? भाई सलील की जो सेल है 2 साल में कितनी बढ़ी है? लगभग 29% बढ़ी है। शुरुआत में जो भी बिक्री रही होगी, 2 साल में 29% बढ़ने के बाद अभी प्रेजेंट में कितनी होगी? 1,61,200 रुपए हो गई। यानी कि आंसर इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन होगा जिसको मैं 29% या 30%, एक ही बात है, लगभग 30% बढ़ा दूं तो कितना आ जाए? 1,61,000 आ जाए। एक एक ऑप्शन से शुरू करते हैं जो पहले आपको आसान लगता है। जैसे आसान है 1,30,000। अगर 1,30,000 का 30% निकाला जाए तो बच्चों क्या आएगा? 1,30,000 का 30% क्या आएगा? 13×3 = 39। 30% ही तो निकालना है, तो 13×3 = 39, लगभग 39,000। इसको 39,000 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? 169। 1,69,000 हो जाएगा। कितना? 1,61,000। यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ये 1,05,000 है। 1,05,000 को अगर 30% भी बढ़ाया ना, 1,00,000 रुपए का 30% 30,000 होता है। 1,00,000 रुपए को 30,000 भी बढ़ाओगे तो 1,61,000 नहीं आने वाला। ये आंसर नहीं है, ये आंसर है 1,55,000। 1,55,000 को 30% तो छोड़ो, अगर 10% भी बढ़ा दिया ना, 1,55,000 का 10% ही 15,000 हो जाएगा। अगर 10% भी बढ़ा दिया तो इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचता है? केवल ए ऑप्शन। खत्म। 1,25,000 का 30% कितना आएगा? 12×3 = 36, यानी कि लगभग इसमें 36,000 जोड़ूंगा, इसके करीब आ रहा है कि नहीं? ये आंसर है। ऐसे होता है बेटे सवाल। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मेथड समझ में आ गया? ये तो 100% को समझ में आ गया होगा ये वाला।
इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन वाला तरीका समझ में आ गया। ये किताबों में नहीं लिखा होता मेरे भाई, ठीक है ना, ये किताबों में नहीं होता। और बेटा आपको लग रहा है, जैसे तरुण कह रहे हैं सर ये बहुत लंबा हो रहा है, रेशियो मेथड ही बेस्ट है। देखो इसने पहले जज करना शुरू कर दिया ना। जिस दिन तुम्हारी कैलकुलेशन रॉकेट की तरह हो गई ना, ये चीज करेगा तो दिमाग में, ये लिखेगा नहीं। और ये चीज भी नहीं, 30% बढ़ाने पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 5 सेकंड में ये सवाल होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सबको आ गया? चलो करके दिखाओ बच्चों। अगला सवाल ये रहा, कर लो। कब का सवाल है? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का। जरा करके दिखाओ बच्चे, क्या आंसर है? बताओ बच्चों। चेतन की बिक्री पहले साल में कितनी बढ़ती है? 2%। दूसरे साल में 20%। प्रेजेंट बिक्री है 1,76,800 रुपए। सवाल में पूछा क्या? 2 साल पहले उसकी बिक्री, 2 साल पहले। ये क्या है? ऑप्शन। कर दो जरा। बताइए बच्चों। आंसर एग्जैक्ट नहीं है, आंसर क्या है? अप्रोक्स। बताओ यार, अभी भी कम से कम गलत तो मत बताओ आप इस सवाल को। अगर ऐसे ना होता हो तो कम से कम रेशियो ही आप कर दो ठीक। चेतन की बिक्री पहले साल कितनी बढ़ती है? 2%। दूसरे साल कितनी बढ़ती है बेटा? 20% बढ़ती है। अच्छा जी, उसकी प्रेजेंट बिक्री है 1,76,800 रुपए। तो आपसे पूछा 2 साल पहले उसकी बिक्री क्या थी, बताइए। आया किसी का आंसर? बताइए जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? क्या हुआ? लियो जी, कोई सी ऑप्शन बता रहा है, कोई डी ऑप्शन बता रहा है। कोशिश करना मेरे भाई, इस सवाल को कल करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और कल जो है इस परसेंटेज की आखिरी क्लास होगी, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है भाई, कल करते हैं इसके आगे। बाय।